नमस्ते। भारतवर्ष का इतिहास, तृतीय परिच्छेद। भारतवर्ष का इतिहास अब कैसे बन सकता है? प्राचीन संस्कृत साहित्य का गूढ़ दृष्टि से अवलोकन। राजतरंगिणी, महाभारत, रामायण, ऐतिहासिक काव्यों और पुराणों का आंदोलन। शिलालेखों पर विचार। पुराने खंडरों तथा सिक्कों की परीक्षा। विदेशी यात्रियों की पुस्तकों का पाठ। ईरान, मिस्र, कालड़िया, चीन, यूनान आदि देशों के प्राचीन इतिहासों का अवलोकन। एक समय था जबकि विदेशों में राजाओं का वृत्तांत और उनका वंश वर्णन ही इतिहास समझा जाता था। उस समय का इतिहास वेता इस देश के एक साधारण भाट से कुछ अधिक न था, क्योंकि जीते हुए राजाओं का वर्णन, उनके पुरुषाओं के नाम तथा उनके पुत्र पुत्रियों की संख्या तथा उनके जन्म मरणादि तिथियों को स्मरण रखना व लिख लेना ही साधारण भाटों का काम था। फिरिश्ता भी इसी कोटि का ऐतिहासिक था, परंतु यह ऐतिहासिक विचार दीर्घकाल तक स्थिर न रहा। प्राचीन ग्रंथों की आलोचना तथा प्रजातंत्र शासन प्रणाली ने उक्त विचार को पलटा दे दिया। आजकल वह पुरुष विघ्न इतिहास वेता समझा जाता है जो किसी जाति की सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, राजनैतिक तथा आर्थिक अवस्थाओं का वर्णन करे और इन विषयों में उस जाति के मनुष्यों की उन्नति अथवा अवनति के कारणों का पता लगावे। आर्यों की अब भी अनेक ऐसी पुस्तकें उपस्थित है जिनमें उनके संस्कारों तथा आचार व्यवहार का वर्णन है। यदि पूर्ण परिश्रम किया जाए तो यह पता लगाना भी कठिन नहीं है कि किन किन समयों में आर्य जाति में किस प्रकार के आचार का प्रधानत्व था, अर्थात किन किन संस्कारों, सुविचारों व कुविचारों और सुरीतियों व कुरीतियों का राज्य था। इन तमाम परिवर्तनों को यदि वैज्ञानिक कारण कार्य श्रृंखला में जोड़ा जाए तो इतिहास का जो अब एक नया लक्षण बतलाया जाता है, जो वास्तव में अति प्राचीन और यथार्थ लक्षण है, तदनुसार भारत का इतिहास संपादित हो सकता है। केवल इतनी त्रुटि होगी कि विशेष घटनाओं के अंतरों का काल निर्णित न हो सकेगा। अब आवश्यकता यह है कि ब्राह्मण ग्रंथों, स्रोत सूत्रों, गृही सूत्रों, उपनिषदों, व्याकरणों, काव्यों, उपाख्यानों, पुराणों, तंत्रों तथा अनेक कथाओं की खानों के अंदर जो इतिहास की सामग्री उपस्थित है, उन्हें कठिन श्रम से खोद कर निकाले और स्वच्छ धातु को बालू और मिट्टी से पृथक कर पवित्र बनावे। कश्मीर के इतिहास राजतरंगिणी में अनेक घटनाओं का वर्णन तिथि सहित दिया हुआ है। इस इतिहास के अवलोकन से न केवल कश्मीर का ही इतिहास ज्ञात होगा, प्रत्युत समीपवर्ती देशों का वृत्तांत भी अवगत होगा। और क्योंकि कश्मीर अनेक बार भारत साम्राज्य अंतर्गत रह चुका है, जिससे कश्मीर राज्य के लिए भी अनेक प्रकार की आज्ञाएं साम्राज्य के मध्यवर्ती शासनकारी मंडल से प्रचलित हुई होगी। अतएव उक्त पुस्तक के अवलोकन से उक्त समय के साम्राज्य के शासनकारी नियमों का भी कुछ पता लग सकता है। रामायण में केवल रघुवंश और अयोध्या प्रदेश का ही इतिहास वर्णित नहीं है, प्रत्युत दक्षिण देशस्थ वानर जाति, सिंहल द्वीपवासी आदि के सामाजिक, मानसिक और साधारण अवस्थाओं का एक सत्य चित्र खींचा हुआ है। महाभारत में भारत के अतिरिक्त बलोचिस्तान, अफगानिस्तान आदि अनेक देशों का भी वर्णन है। उक्त पुस्तकों की सहायता से पुराणों की वंशावलियों की जांच की जाए तो विशेष समयों का श्रृंखला रूप इतिहास भी बन सकता है। महाराज अशोक तथा अन्य नृपतियों ने जो शिलालेख खुदवाए थे वह भी बड़े काम के हैं। इन शिलालेखों को मिस्टर फ्लीट ने एकत्रित कर पुस्तकाकार छपवा दिया है, उनके अर्थों को भी प्रकाशित कर दिया है। प्राचीन नगरों के जो खंडरात इस समय पाए जाते हैं, उनका निरीक्षण करने से भी विशेष ऐतिहासिक कालों के लोगों की सभ्यता का बड़ा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ दुर्ग की ड्योढ़ी की छत के पत्थर देखकर महाभारत के समय के लोगों की शिल्प क्रिया पर आश्चर्य होता है। अभी बंगाल के जिले बर्दवान के ग्राम सीताहटी में पृथ्वी खोदते समय एक राजभवन के चिन्ह मिले हैं। इस राजभवन पर जड़ा हुआ 13 शेर सुवर्ण का एक पत्र मिला है, जिस पर कई पंक्तियां खुदी हुई है। इनसे पता लगता है कि इस राजभवन के निर्माता राजा नल थे इत्यादि। बहुत से पुराने सिक्के भी आजकल मिलते हैं। उनके अवलोकन से राजाओं के काल निर्णय में बहुत सहायता मिल सकती है। समय समय पर यूनान, चीन आदि देशों के जो विदेशी यात्री भारत में आए, उन्होंने यहाँ भ्रमण कर यहाँ का वृत्तांत लिखा। इन वृत्तांतों से न केवल हमें उस समय का इतिहास ही ज्ञात होता है, प्रत्युत उक्त वृत्तांत आर्यों को उन अनुचित आक्षेपों से भी बचाते हैं जो मुसलमान ऐतिहासिकों ने सांप्रदायिक पक्षपात के वशीभूत हो उन पर किए हैं। यदि इस समय केवल मुसलमान ऐतिहासिकों के ही लेख होते तो अनेक इतिहास वेता मुसलमानों के लेखों पर ही विश्वास कर लेते, परंतु अब उक्त निष्पक्ष विदेशियों की सम्मति उपस्थित होने से इतिहास का एक निष्पक्ष विद्यार्थी सम्मतियों का सम्मेलन करके सत्य और असत्य की परीक्षा कर सकता है। इन यात्रियों में से कतिपय का अति संक्षिप्त वृत्तांत निम्नलिखित है।
मेगास्थनीज, यह महाशय सेल्यूकस निकेटोर की ओर से राज्य प्रतिनिधि बनकर महाराज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। यह जितने वर्षों तक यहाँ रहा, भारत की रीति नीति को सूक्ष्म दृष्टि से देखता और लेखबद्ध करता रहा, परंतु शोक कि भारत के विषय में जो पुस्तक उसने लिखी वह पूर्णतः नहीं मिलती। उस पुस्तक के प्रमाणों को अन्य यूनानी ऐतिहासिकों ने अपने अपने ग्रंथों में जो उद्धृत किए हैं वही भाग अब मिलते हैं। इन सब भागों को एकत्रित कर महाराज विक्रमादित्य के संवत 1893 में महाशय स्वैन बैंक ने मेगास्थनीज इंडिया के नाम से पुस्तकाकार छपवा दिया था और संवत 1934 में उक्त भागों का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में महाशय मैक्रेडल ने एंशिएंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड बाय मेगास्थनीज एंड एरियन नाम से छपवाया था। मेगास्थनीज महाराज विक्रमादित्य से 209 वर्ष पूर्व भारत में आया था। इसके लेखों से भारतवर्ष के उस समय की मानसिक, सामाजिक, राजनैतिक और आत्मिक अवस्थाओं का परिज्ञान होता है। फेहाइन, यह चीनी यात्री संवत 457 विक्रमीय में तीर्थ यात्रा के लिए भारत में आया था। उसने उदयन, काबुल, स्वात, गांधार, तक्षशिला, पेशावर, मथुरा, कौशल, विशाली, लंकादि अनेक प्रदेशों तथा नगरों को देखा था। बौद्ध संप्रदाय और उनके साधुओं तथा नेताओं के विषय में यह यात्री विशेष लिखता है, अतएव इसकी बातें उक्त विषय में हमारे लिए बहुमूल्य है। यून सैन, यह भी एक चीनी यात्री था। संवत 786 विक्रमीय में यह भारत में आया था। इसने प्रायः संपूर्ण भारत में भ्रमण किया और यहाँ के भूगोल, इतिहास और धर्म के विषय में एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम टटांगसी पुकी है। इस पुस्तक का अनुवाद लंदन यूनिवर्सिटी कॉलेज के चीनी भाषा के प्रोफेसर बिल साहब ने अंग्रेजी भाषा में कर दिया है, जिसके अवलोकन से प्रायः संपूर्ण भारत का उस समय का वृत्तांत ज्ञात होता है। अल-बैरूनी, इसका जन्म मध्य एशिया के खीवा नगर में संवत 1030 में हुआ था। यह भारतवर्ष में कई वर्षों तक घूमता रहा। इसने मोहम्मद गजनवी के आक्रमण तथा उस समय की भारतीय सभ्यता के विषय में एक बड़ा ग्रंथ लिखा है, जिसके प्रत्येक पृष्ठ से सापेक्ष निष्पक्षता टपकती और उस समय की सामाजिक तथा विद्या संबंधी दशाओं का पता लगता है। इसका अनुवाद भी डॉक्टर एडवर्ड सैचा ने प्रकाशित कर दिया है। बर्नियर, यह फ्रांसीसी यात्री संवत 1682 विक्रमीय में उत्पन्न हुआ था। मिस्र और पैलेस्टाइन देशों में भ्रमण कर औरंगजेब के राज्य समय भारत में आया था। 12 वर्ष तक यह औरंगजेब का डॉक्टर चिकित्सक बना रहा और उस समय के भारत तथा मुगल राज्य के विषय में एक पुस्तक लिखता रहा। इसने अपनी संपूर्ण यात्रा का वृत्तांत जो लिखा है उससे अन्य अनेक विषयों के जाना रिक्त मुगल राज्य का संक्षिप्त वृत्तांत तथा औरंगजेब के समय का विस्तृत वृत्तांत ज्ञात होता है। टेवर्नियर, यह फ्रांसीसी यात्री संवत 1662 में फ्रांस देश की राजधानी पेरिस में पैदा हुआ था। इसका पिता भूगोल विद्या का बड़ा प्रेमी था और प्रायः अपने छोटे भाई तथा अन्य पुरुषों के साथ भूगोल संबंधी वार्ताएं किया करता था। इस संस्कार ने टेवर्नियर पर ऐसा प्रभाव डाला कि वह 16 वर्ष की अवस्था से ही विदेश यात्रा करने लगा। फ्रांस के आसपास के देशों की यात्रा कर तथा रूस और फारस में भ्रमण कर संवत 1698 में यह भारत में आया। जिस समय की बादशाह शाहजहां दिल्ली के राज सिंहासन पर विराजमान था, इस यात्रा में उसने आगरा, बुरहानपुर, सूरत, गोवा, गोलकुंडा तथा ढाका आदि भारत के नगरों को देखा और प्रायः 2 वर्ष भ्रमण कर फारस होता हुआ पेरिस को लौट गया। संवत 1702 में वह पुनः भारत के नगर सूरत नगर में पहुंचा और दौलताबाद, नांदर होता हुआ गोलकुंडा पहुंचा। इस समय गोलकुंडे के अतिरिक्त रावलकुंडा तथा साऊ मेलपुर की खानों से भी हीरे निकलते थे, जिन स्थानों को उसने अवलोकन किया। इस बार प्रायः 1 वर्ष तक भारत में रहकर टेवर्नियर फारस को चला गया। वहां से संवत 1705 में पुनः भारत को लौटा और भारत के पश्चिमी सीमा के कुछ काल भ्रमण कर यवद्वीप को लौट गया और वहां से फिर अपने जन्म स्थान को लौट गया। पुनः अनेक देशों की यात्रा करता हुआ फारस के अंदर अब्बास में वह संवत 1708 में पहुंचा और वहां गोलाकुंडा के भारतीय जहाज पर सवार होकर भारत के लिए रवाना हुआ। मुसलीपट्टम में उतरकर और वहां से मद्रास, गोलकुंडा, सूरत, अहमदाबाद, औरंगाबाद में घूमकर प्रायः संवत 1710 में भारत से फारस होता हुआ अपनी जन्मभूमि को लौट गया। संवत 1716 में वह पुनः भारत में आया, जबकि औरंगजेब दिल्ली में राज्य कर रहा था। शाइस्ता खां से इस यात्रा में उसकी विशेष मैत्री हो गई और गोलकुंडे की हीरे की खानों को उसने भली भांति देखा। इस बार प्रायः 1 वर्ष में ही वह भारत से लौट गया। संवत 1722 में वह पुनः सूरत पहुंचा और यहाँ से बुरहानपुर, सिरोज और ग्वालियर होता हुआ औरंगजेब की सेवा में आगरा पहुंचा। औरंगजेब के हाथ इसने अनेक बहुमूल्य रत्न जवाहरात बेचे और बादशाह की अनेक रत्नों के साथ प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को भी अवलोकन किया। बर्नियर नामक प्रसिद्ध फ्रांसीसी डॉक्टर भी उसे यहीं मिला और उसके साथ आगरा से बंगाल की ओर रवाना हुआ।
मार्ग में इलाहाबाद, बनारस, पटना, राजमहल आदि नगरों को देखता हुआ ढाका पहुंचा, जहां अपने पुराने मित्र शाइस्ता खां के हाथ अनेक रत्न बेचे। कासिम बाजार होता हुआ वह पटने वापस आया, जहां सूर्य ग्रहण की घटना को उसने अवलोकन किया। इस यात्रा में उसे ठीक ठीक ज्ञात हो गया कि यूरोपीय लोग किस किस प्रकार भारत में अपनी अपनी ज्येष्ठा संस्थापन के लिए उचित और अनुचित उपायों को अवलंबन कर रहे हैं। संवत 1724 में वह भारत से फारस देश होता हुआ अपनी जन्मभूमि को लौट गया। इस प्रकार प्रायः 40 वर्षों तक यह यात्री विदेशों में घूमता रहा और विविध प्रकारों के रत्नों के वाणिज्यों से लाखों रुपये एकत्रित कर अपने जीवन के शेष भाग को शांति सहित व्यतीत करने की इच्छा से फ्रांस देश में ठहर गया। प्रायः 21 वर्षों तक यह शांति रहित रह सका और इसी समय में उसने अपनी कुल यात्रा के वृत्तांत को फ्रांसीसी भाषा में प्रकाशित किया। संवत 1746 में जबकि वह वृद्ध हो गया, इसे पुनः पूर्वीय देशों की ओर रवाना होना पड़ा, परंतु जबकि वह रूस की राजधानी मॉस्को तक ही पहुंचा था, उसका थका हुआ आत्मा शरीर पंजर को परित्याग परलोक को पयान कर गया। टैवर्नियर के भारत भ्रमण का वृतांत वी बाल साहब ने अंग्रेजी भाषा में छपवाया है, जिसके अवलोकन करने से भारतीय इतिहास की तत्कालीन अनेक बातें ज्ञात होती है। इब्न बतूता, इसका जन्म अफ्रीका के तंजीर प्रदेश में संवत 1361 में हुआ था। यह मूर जाति का मुसलमान था। अफ्रीका के उत्तरीय भागों, पैलेस्टाइन, फारसी आदि देशों में घूमता हुआ संवत 1390 में यह भारत में आया, जिस समय दिल्ली में मोहम्मद तुगलक राज करता था। मोहम्मद तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी बनाया, जिस पद पर यह 8 वर्ष काम करता रहा। अंत में बादशाह की आज्ञा से चीन के दरबार को रवाना हुआ। खंभात की खाड़ी से नौका पर सवार हो इसे चीन जाना था, अतएव यह दिल्ली से खंभात की ओर चला। इस मार्ग का वृतांत इसने विस्तार पूर्वक लिखा है। खंभात से नौका पर कलिकट आया, यहाँ से चीनी नौका पर सवार होने को ही था। इतने में उसे ज्ञात हुआ कि यह सब नौकाएं जिन पर चीन सम्राट के लिए मोहम्मद तुगलक के भेजे हुए उपहार लदे हुए थे, डूब गए। इस कुसमाचार को इसने दिल्ली पहुंचाना उचित न समझा और दक्षिण भारत के अनेक स्थानों, मालद्वीप तथा लंका में घूमकर बंगाल में पहुंचा। वहां सुमात्रादी द्वीप और वहां से चीन को गया। चीन से लौटते हुए सुमात्रा, मलबार, ओमन, फारस आदि में घूमता हुआ पुनः अपनी जन्मभूमि तंजीर प्रदेश के फैज नगर में आ गया। यहाँ से पुनः चलकर स्पेन और अफ्रीका में घूमता रहा, जबकि इसके सुल्तान ने इसे अपनी राजधानी में बुलवाया और अपने मंत्री इब्न जुयाई के द्वारा इसकी यात्रा का पूर्ण वृतांत लिखवा लिया। संवत 1434 में यह यात्री मरा। उक्त यात्रा वृतांत का अनुवाद फ्रांसीसी भाषा में हो गया है। इसमें भारत का जो वृतांत है उससे उस समय की भारतीय दशाओं का पता लगता है। इनके अतिरिक्त भारतवर्ष के इतिहास निर्माण में अन्य अन्य देशों के प्राचीन इतिहासों से भी सहायता मिल सकती है। मिस्र, ईरान, बेबीलोनिया, कलड़िया, रोम, यूरान और चीन के लोग प्राचीन समय में भारत के साथ व्यापार करते थे, अतएव संभव है कि उक्त देशों के प्राचीन इतिहासों से भी भारत का कुछ वर्णन हो। उक्त इतिहासों की खोज भी हो रही है और आशा है कि यह अन्वेषण भारतीय इतिहास पर भी प्रकाश डालेगा। इस पुस्तक में हम कहीं कहीं इन देशों के इतिहासों का भी प्रमाण देंगे।